गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम C44 क्लास है आपकी। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन में आपकी सेकेंड यूनिट चल रही है ऊष्मागतिकी द्वितीय। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गिब्स फलन तथा हेल्महोल्ट्ज़ फलन में किस तरह से हम ऊष्मागतिकी मात्राओं के रूप में इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टॉपिक का नाम मैं सबसे पहले लिख देती हूँ। गिब्स फलन तथा ऊष्मागतिकी मात्राओं के रूप में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम जानते हैं EHST यानी आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी और ताप, ये चारों ऊष्मागतिकी फलन होते हैं। तो हम जानते हैं कि इन्हीं से जुड़ी हुई एक जो मात्रा है जैसे कि हेल्महोल्ट्ज़ फलन और हो गया गिब्स फलन भी ऊष्मागतिकी मात्राएं होंगी। जिस प्रकार से इसमें परिवर्तन को हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी सूत्र में रखकर, उसी तरह से ए और जी के परिवर्तन को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि EHST ऊष्मागतिकी फलन होते हैं, इसलिए ए और जी भी ऊष्मागतिकी फलन होंगे। जिस प्रकार हम इनके मानों को परिवर्तन को माप सकते हैं, उसी प्रकार से हम EG में हुए परिवर्तन को भी माप सकते हैं। ठीक है,
हम जानते हैं कि EHST ऊष्मागतिकी फलन है, इसलिए A और G भी ऊष्मागतिकी फलन होगा। जिस प्रकार EHST के परिवर्तनों को मापा जा सकता है, उसी प्रकार A और G के परिवर्तन को भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब हम जानते हैं, देखिए जो A है, ये क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज़ फलन जो है वो बराबर होता है E माइनस TS के। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। इसी प्रकार से G बराबर होता है E प्लस PV माइनस TS के। यहाँ पर एंथैल्पी को हम लिख सकते हैं E प्लस PV, तो यहाँ पर एंथैल्पी रखा जा सकता है इसके स्थान पर। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे इस प्रकार से। ये हमारी इक्वेशन आ गई 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन से आगे हम अपना समीकरण को, हमारा जो डेरिवेशन है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि कोई तंत्र है जिसमें 2 अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था। तो दोनों ही अवस्थाओं में आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ताप और एंट्रोपी, इनके मानों को हम सबसे पहले तो हम मान लेंगे। जैसे कि हमने मान लिया प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा E1 है, एंथैल्पी H1 है, ताप T1 है और एंट्रोपी S1 है। ठीक है, और अंतिम अवस्था में E2, H2, T2 और S2 है। तो उस तरह से हम क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हम नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को उतार लें और नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर किसी तंत्र में 2 अवस्थाएं हैं तो प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा और अंतिम अवस्था के लिए किस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर किसी तंत्र में विभिन्न 2 अवस्थाएं हैं तो दोनों अवस्थाओं के लिए हम गिब्स ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा को किस प्रकार से लिख सकते हैं।
जो हमारा समीकरण नंबर 2 है उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से इन जो वैल्यूज़ है अवस्था 1 के लिए और अवस्था 2 के लिए उसको किस प्रकार से रख सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया G1 जो है वो बराबर हो जाएगा H1 माइनस T1 S1 के। इसी तरह से G2 बराबर हो जाएगा H2 माइनस T2 S2 के। उपरोक्त समीकरण द्वारा गिव्स ऊर्जा परिवर्तन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा डेल जी, ये जो है H वाली टर्म को एक साइड और T और S वाली टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, मतलब अलग रखेंगे इसे। H2 में से माइनस हो गया H1, यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगाया है तो यहाँ आ गया ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट खोलने के बाद ये, पहले ब्रैकेट खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से ये टर्म्स आएंगी। H2 माइनस T2 S2 माइनस H1 प्लस में आ जाएगा T1 और S1, ठीक है। ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर इन वैल्यू को डालेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो मेरे पास अब जगह नहीं बची है। सबसे पहले आप यहाँ तक नोट करें, डेल जी तक वैल्यू लेके आ जाएं और यहाँ तक इसे लेके आ जाएं, ठीक है। नोट करें इसे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। ये लास्ट वाली इक्वेशन से ही आगे चलते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है उसको देखिए, वापस से मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, आपको दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आ गया डेल जी, ये हो जाएगा डेल एच, और ये ब्रैकेट में टर्म्स ऐसी की सी वापस ये नोट कर दें। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं स्थिर ताप है, तब T1 बराबर हो जाएगा T2 के और ये बराबर हो जाएगा T के। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, तो इसी तरह से हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा के लिए। इसी प्रकार समीकरण 1 से तो देखिए डेल ए बराबर आ जाएगा डेल ई माइनस टी
डेल एस के, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ये इसी तरह से हम दो अवस्थाएं मान लेंगे, एक तो हो जाएगी एक अवस्था और दूसरी हो जाएगी दूसरी अवस्था, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से कार्य फलन कह सकते हैं, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा कह सकते हैं, कुछ भी बोल दें इसको। ए के लिए भी हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिस प्रकार से हमारे पास जी के लिए बनी, यानी हम परिवर्तन को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसे यहाँ तक आप नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वतः प्रवर्तिता तथा साम्यता निर्धारण की कसौटी के रूप में गिब्स ऊर्जा, ठीक है। गिब्स ऊर्जा को हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पे स्वतः प्रवर्तिता होगी प्रक्रम में, या फिर प्रक्रम में तंत्र में साम्यता होगी, स्वतः प्रवर्तिता की दिशा क्या होगी, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम किस चिन्ह के आधार पर ये बताते हैं कि तंत्र जो है हमारा वह स्वतः प्रवर्तित होगा। स्वतः प्रवर्तित क्या होता है, मतलब अपने आप संपन्न हो रहा है, जैसे कि पानी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, ताप उच्च ताप से नीचे के ताप जो निम्न ताप है उसकी तरफ प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, हीट फ्लो होती है ना उस तरह से। या फिर जो प्रेशर है दाब के रूप में कहा जाए तो दाब जो होता है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ दाब का विचलन भी होता है, ठीक है, यानी गैस जो है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर आते हैं। स्वतः प्रवर्तिता तथा साम्य निर्धारण की कसौटी के रूप में गिब्स ऊर्जा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो स्वतः प्रवर्तिता होती है ऐसे प्रक्रम होते हैं जो अपने आप संपन्न हो रहे हैं बिना किसी बाह्य सहायता के, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर दाब और ताप स्थिर है, दोनों ही चीज़ें स्थिर हैं, तो गिब्स ऊर्जा जो परिवर्तन है उसमें कमी बराबर या फिर अधिक होती है दाब और आयतन कार्य के अलावा जो कार्य होता है उसके, ठीक है। ये वाला जो कार्य था अन्य कार्य के हमने बराबर या उससे अधिक माना है। अब यहाँ पे देखिए अगर ऐसा कोई तंत्र है जिसमें दाब आयतन कार्य के अलावा कोई और कार्य हुआ ही नहीं, सिर्फ एक कार्य हुआ है दाब आयतन कार्य और इसके अलावा कोई भी कार्य नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये हो गया कि ये वाली तो वैल्यू हो गई 0, तो इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस डेल जी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी जहाँ पर अन्य किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ एक कार्य हुआ है, वो है दाब आयतन कार्य। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हमें मिल गई है। अब यहाँ पे कंडीशन और आती है, अगर ये वैल्यू बराबर है 0 के, ठीक है, माइनस डेल जी जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब जो है डेल जी की वैल्यू हो जाएगी 0, माइनस का साइन तो हट जाएगा, दूसरी तरफ 0 आ रहा है,
तो ये वाली कंडीशन कहलाती है, ये जो स्थिति है वो कहलाती है साम्यता की स्थिति, तंत्र साम्य अवस्था में यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से अगर डेल जी जो है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, यानी ये वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव में आ जाए, तो यहाँ पर स्वतः प्रवर्तिता तंत्र नहीं होगा, विपरीत दिशा में ये कार्य करेगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन में अगर डेल जी माइनस डेल जी जो है, मतलब डेल जी की वैल्यू माइनस में आती है, माइनस डेल जी आता है, तो इस वाली कंडीशन जो है उसमें स्वतः प्रवर्तिता में तंत्र होगा और उसी दिशा में संपन्न भी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको पहले तो समझा दिया है, अब मैं इसके बारे में आपको लिखवा देती हूँ। हम जानते हैं कि स्वतः प्रवर्तिता वह प्रक्रम है जो स्वतः संपन्न होते हैं बिना किसी बाह्य सहायता के। उदाहरण के लिए जल का ऊंचाई से या उच्च स्थल से नीचे की ओर बहना ठीक है। इस तरह से यहाँ पर अगर स्वतः प्रवर्तिता की बात की जाए तो ऐसे प्रक्रम होते हैं जो बिना किसी बाह्य सहायता के अपने आप संपन्न हो रहे हैं, जैसे कि जल का ऊंचाई से नीचे की तरफ जाना, नीचे की ओर जाना। ठीक है। इसके अलावा कोई और भी हो सकता है। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ हमने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, कि स्थिर ताप और स्थिर दाब पर पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि स्थिर ताप व स्थिर दाब पर तंत्र की गिब्स ऊर्जा कमी स्थिर ताप व स्थिर दाब पर तंत्र की गिब्स ऊर्जा कमी तंत्र द्वारा किए गए दाब आयतन कार्य के अलावा अन्य कार्य के बराबर या अधिक होगी या उससे अधिक होगी।
ठीक है, माइनस डेल जी ग्रेटर देन इक्वल टू डब्लू ए। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ तक आप इसको नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर तंत्र में दाब आयतन कार्य के अलावा अगर कोई भी कार्य और नहीं हो रहा है तब क्या स्थिति रहेगी। जब किसी तंत्र में दाब आयतन के अलावा कोई अन्य कार्य ना हो तो माइनस डेल जी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर 3 कंडीशन हमारे पास बनती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर चिन्ह आ रहा है ग्रेटर देन का, ठीक है, यानी चिन्ह जो आ रहा है माइनस डेल जी ग्रेटर देन है डब्लू के, तो प्रक्रम या तो तंत्र स्वतः प्रवर्तित होगा इसके अलावा अगर ये वाली वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, यानी यहाँ पे तो ये 0 ही हो जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा, तो तंत्र साम्य में होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे दे सकते हैं कि डेल जी अथवा डी जी के चिन्ह के आधार पर डेल जी अथवा डी जी के चिन्ह के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा या साम्य। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 कंडीशन बनती है। सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं आपको तीनों कंडीशन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया कि अगर डेल जी की जो वैल्यू है वो अगर 0 आती है तो तंत्र का जो परिवर्तन है वह साम्य में होगा। ठीक है, डेल जी अथवा डी जी के चिन्ह के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि परिवर्तन स्वतः प्रवर्तित होगा या साम्य में होगा।
ठीक है, कंडीशन के बारे में बात करते हैं। यदि डेल जी बराबर है 0 के तो तंत्र में परिवर्तन साम्य में होगा। यदि डेल जी ग्रेटर देन है 0 के, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा आ रही है, यानी अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं या पॉजिटिव में हो तो तंत्र में परिवर्तन स्वतः परिवर्तित ना होकर उससे विपरीत होगा। तो तंत्र में परिवर्तन स्वतः परिवर्तित ना होकर उससे विपरीत होगा। ठीक है, अब एक और कंडीशन बचेगी जिसके बारे में मैं सोचती हूँ कि लास्ट में ही आ जाएगा शायद आपका। ठीक है, लास्ट वाली कंडीशन जिसमें वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आए। यदि डेल जी की वैल्यू छोटी है 0 से या नेगेटिव में है तो तंत्र में परिवर्तन स्वतः प्रवर्तित होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 3 कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। तो यानी चिन्ह के आधार पर, किस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर परिवर्तन किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला जो सेकंड जो टॉपिक मैंने आज की क्लास में करवाया है, स्वतः परिवर्तिता तथा साम्य निर्धारण की कसौटी के रूप में गिब्स ऊर्जा, ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो परिवर्तन है उसको हमने 3 कंडीशन में देखा है। अलग अलग चिन्ह जो यहाँ पर आ रहे हैं, अगर पॉजिटिव का साइन आ रहा है तो जो तंत्र है उसमें परिवर्तन स्वतः परिवर्तित ना होकर उससे विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव का साइन आ रहा है, साइन नेगेटिव का ही आना चाहिए, तभी वह प्रक्रम जो है या फिर परिवर्तन है वह स्वतः प्रवर्तित होगा, अपने आप संपन्न होगा। इसके अलावा अगर 0 आता है इस वैल्यू के जगह तो परिवर्तन साम्य में होगा। ठीक है, ध्यान से इन चीज़ों को नोट करें और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक को ध्यान से देखना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।